स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई विश बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोग बात किए थे कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे जनरेट हो जाता है, ठीक है, चार्ज कैसे जनरेट हो जाता है और चार्ज की क्या मतलब होती है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस सब के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्लियर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में आप देखे थे। एक था हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम लोग कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज जनरेट होता है उसका अमाउंट कितना होगा, हाउ मच चार्ज कैन बी फॉर्म ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पे चार्ज जो जनरेट होता है, या दैट मीन चार्ज जनरेट होने का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है वो हमेशा इंटीजर के रूप में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 या -1 -2 -3 -4 ऐसे, या फिर 0, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसी भी बॉडी पे वो हमेशा इंटीजर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? इंटीजर के रूप में होता है। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज फॉर्म होता है वो इंटीजर के रूप में होगा। और कितना फॉर्म होगा, तो कहते हैं किसी बॉडी पे कितना चार्ज फॉर्म होगा, क्यों मतलब चार्ज कितना फॉर्म होगा, इजिकल टू उसने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इनटू वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, where n is equal to number of transferred electron, number of transferred electron, और E is equal to value of one electron, value of one electron। ये है। तो किसी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट होगा इज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू N। यानी Q इक्वल टू N का मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट होगा, अमाउंट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा इक्वल टू उसने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इनटू वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जांपल समझिए कि किसी ह्यूमन बीइंग्स जो आवर बेसिस पे काम कर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वो कितना मनी कलेक्ट कर सकता है, कितना इकोनॉमिकली वो कितना बेनिफिटेड हो सकता है इज इक्वल टू। थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में आपको ले लेते हैं कितना बेनिफिटेड हो सकता है। तो एक ह्यूमन बीइंग जो आवर बेसिस पे काम करता है उसके पास कितना रुपया होगा, RS इज इक्वल टू कितना रुपया होगा इज इक्वल टू वो कितने आवर काम करता है, नंबर ऑफ आवर्स कितने आवर्स काम करेंगे, और इनटू 1 आवर का कुछ प्राइस होगा, प्राइस ऑफ 1 आवर। इसको यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसके पास जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ होगा उसका पता चल जाएगा। उसी तरह से किसी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा इज इक्वल टू उसने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इनटू वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और इसी फॉर्मूला को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हो जाता है ये चीज़ों को हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हो रहा है। किसी बॉडी पे चार्ज जनरेट का हमारा यही फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी बॉडी पे मान लीजिए कोई हमें बोलता है कि 1 कूलम चार्ज फॉर्म कर दिया, 1 कूलम चार्ज फॉर्म किया, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका क्या मतलब होगा कि किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज फॉर्म हो गया, इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए क्या मतलब होता है, जैसे 1 कूलम कह दिया, इसका मतलब Q इक्वल टू क्या बोला 1 कूलम, ठीक है। और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसके मतलब को समझते हैं। कोई हमें 1 कूलम कहता है कि किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज फॉर्म हो गया, उसका क्या मतलब हो गया। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला में इसका यूज करिए। तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला है N, और Q के जगह पे क्या रखिए 1, और कूलम है ना, तो 1 कूलम इज इक्वल टू
n मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। और E मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूमेरिकली यदि हम यूज करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेरिकली हम यदि इसको यूज करें तो यहाँ लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या बच गया, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लियर है बात। अब यहाँ से यदि इसे सॉर्ट आउट करें तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 0 देख के कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 10/116 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब रेडिकल में जानते हैं ये नेगेटिव में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 × 10⁻19/16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। यदि इसको आप इसे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6625 × 10⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे रेडिकल यदि पॉजिटिव में बड़ा है और यहाँ पर वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो यदि आप चाहें तो एक 0 को इधर कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि आगे में 19 0 है, तो इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग समझिए क्या मतलब। इसका मीनिंग हुआ कि यदि किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज फॉर्म होता है, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज फॉर्म होता है, तो वह बॉडी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। यदि ये पॉजिटिव है इसका मतलब उसने गेन किया है। यदि नेगेटिव है, यदि 1 कूलम बोल रहे हैं, पॉजिटिव 1 कूलम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लॉस किया होगा। पॉजिटिव है ना तो लॉस किया होगा। और यदि यहाँ पे नेगेटिव होता इसका मतलब क्या होता, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ तो पॉइंट में आ गया और आपके यहाँ बोले थे कभी भी इंटीजर के रूप में आएगा, ये इंटीजर ही है। देखिए ना ये पावर जो है वो पॉजिटिव पावर। तो यदि इसको लिखेंगे 6.25 × 10⁻18 जीरो इसके ऊपर आएगा आगे, है ना। और यहाँ 2 0 कर दीजिए, कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा 16। इधर कितना बच जाएगा आपको, 16 प्लेस तक चला जाएगा। समझ रहे, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉडी पे यदि 1 कूलम चार्ज फॉर्म हो जाता है, उसका मतलब होता है कि उस बॉडी ने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, ट्रांसफर किया होगा। तभी इस बॉडी पे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, अमाउंट ऑफ चार्ज बना, वो 1 कूलम बना। ठीक है, नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप भी बनाइएगा और कमेंट में जरूर करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉडी हैविंग चार्ज। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय a body having charge, a body having charge 5 कूलम। यदि किसी बॉडी पे चार्ज 5 कूलम है, इसका क्या मतलब, आप इसे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये था हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और आगे की बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के आगे चले तो अब देखिए हम लोग की चार्ज कैसे जनरेट होता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे फॉलो होता है। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं कि चार्ज ठीक है, चार्ज को जनरेट मेटल में भी हो जाता है और फिर चार्ज नॉन मेटल में भी जनरेट हो जाता है। नहीं, मेटल डोनेट करेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा ना।
क्यों ऐसा होगा? जब चार्ज जनरेट करना ही है, चार्ज जनरेट हो गया, तो चार्ज जनरेट होने के बाद मेटल गुड कंडक्टर और नॉन मेटल बैड कंडक्टर, ऐसा क्यों हो जाए? क्योंकि चार्ज तो दोनों में जनरेट हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि मेटल डोनर है और नॉन मेटल क्या है? एक्सेप्टर। मेटल डोनर है और नॉन मेटल एक्सेप्टर। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि गुड कंडक्टर क्या होता है। गुड कंडक्टर क्या होता है? बेसिक चीज है, आप पढ़ेंगे होंगे। गुड कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजी पास करे, इजीली पास कर जाए, आसानी से पास कर जाए, तो उसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहने का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहने का मतलब होता है जिससे करंट पास ना करे, जिससे करंट पास ना करे, जिससे करंट फ्लो ना करे, उसको हम लोग बैड कंडक्टर। अब यहाँ बात आ जाती है कि सर अब चार्ज इसमें भी बना, चार्ज नॉन मेटल में ही बना, ये गुड कंडक्टर हो गया, ये बैड कंडक्टर हो गया। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा एक्सेप्शन, ग्रेफाइट को याद रखिएगा। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी है गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी है गुड कंडक्टर। बात कर लेंगे हम लोग क्यों ऐसा है, आगे हम लोग बात करके बता देंगे आपको कि ग्रेफाइट जो है वो कैसे गुड कंडक्टर है। तो बात करेंगे हम लोग कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों हो जाता है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर क्या है, क्यों होता है। तो देखिए, चार्ज मेटल में भी बनता है और नॉन मेटल में भी बनता है, लेकिन जो चार्ज जनरेट होता है ना, वो चार्ज को प्रॉपर्टीज के आधार पर देखिएगा, चार्ज को प्रॉपर्टीज के आधार पर देखिएगा, तो चार्ज बनने के बाद उसकी दो स्टेट हो सकती है। चार्ज जो जनरेट हो जाएगा किसी बॉडी पे, उसकी दो स्टेट हो जाती है। एक स्टेट हो जाती है कि चार्ज बन तो गया लेकिन वो रेस्ट में हो गया। दूसरा क्या होता है, चार्ज बन तो गया लेकिन वो मूव कर गया, मोशन में आ गया। जो चार्ज बन गया और रेस्ट में आ गया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो चार्ज बन गया, मूव करने लगा, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। चार्ज बन गया लेकिन बनने के बाद रुका ही रह गया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। चार्ज बन गया, मूव भी करने लगा, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बात? अब चार्ज जो बन गया है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज होगा, वो होगा सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी? चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। जो आप फॉर्मूला इससे पहले पढ़ेंगे, F = K(Q1 Q2) अपॉन R²। प्रीवियस लेक्चर में ये बताए थे कि जो स्टैटिक चार्ज कहीं भी रहता है तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, F = K(Q1 Q2) अपॉन R², या F = बताए थे आप, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², या इसी को हम लोग लिख देते हैं F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। इसी तीनों का एक ही मतलब था, ठीक है, प्रीवियस होता है। लेकिन यानी कि जब चार्ज जनरेट हो जाता है वो रेस्ट में रह जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है, उसके पास एक ही प्रॉपर्टी हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी चार्ज की प्रॉपर्टी। क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी जब वो मूव करेगा तो उसके पास दो प्रॉपर्टी हो जाता है। एक चार्ज की प्रॉपर्टीज तो हो ही गया, यानी कि करंट की प्रॉपर्टी तो हो गया, और दूसरा एक और प्रॉपर्टी आ जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि चार्ज बन गया, चार्ज बनने के बाद जब वो रुका रह गया तो उसके पास एक ही गुण आएगा, एक ही प्रॉपर्टी आएगा, वो सिर्फ होगा चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। और यदि वो चार्ज बन गया और फ्लो करने लगा तो उसके पास दो प्रॉपर्टी हो जाएगा, एक करंट की प्रॉपर्टी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ इसको देखिए तो इसका आ जाएगा हम। देखिए मेटल क्या होता है कि मेटल में चार्ज बनने के बाद मेटल से चार्ज फ्लो करने लगता है, समझे। और नॉन मेटल में चार्ज बनता तो है लेकिन फ्लो नहीं कर पाता, यानी कि रेस्ट नहीं रह जाता। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मेटल जो है इसमें चार्ज बनने के बाद ये फ्लो करता है, नॉन मेटल में चार्ज बनने के बाद फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन मेटल के पास यही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं।
मेटल के पास फिर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही मेटल से करंट फ्लो कर जाता है, और नन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ही नन मेटल जो होता है वो अपने करंट को फ्लो नहीं कर पाता है। इसलिए मेटल जो हो जाता है हमारा गुड कंडक्टर हो जाता है, और नन मेटल हमारा क्या हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। तो बातें यहाँ पे आएंगी कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बता दीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, उसमें इसमें क्यों नहीं हुआ। तो देखिए आप एक चीज सुने होंगे कि या जानते भी होंगे कि मेटल के आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नन मेटल के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 5, 6 और 7 रह सकता है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हर कोई एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आप को ऑक्टेट पूरा करे, ऑक्टेट बन जाएगा तो आसानी से स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए मेटल के पास 1 है, मान लीजिए किसी मेटल के पास ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता दूं, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 11 ठीक है, सोडियम का 11 है, तो इसका 2A21 ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तो लास्ट में 1 बच जाएगा, या फिर कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले तो ये ऑक्टेट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा लो या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके ऐड कर लो। अब बताइए क्या करना सही होगा। 1 रुपया किसी को दे देने से भी अमीर आप कहलाएंगे, और 7 रुपया किसी से मांग के ले आएंगे तो भी अमीर कहलाएंगे। आप क्या करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप 1 रुपया देना ही अच्छा समझेंगे, क्योंकि 1 रुपया ही देना है, लेकिन रुपया मांगने की जब बात होगा तो 7 लोगों से मांगना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में 1 रुपया देना सही होता है। और मेटल जो होता है वो बहुत ही ईगो वाला चीज होता है, उसके पास बहुत ईगो होता है, वो हमेशा चाहता है कि हम किसी से मांगे नहीं, हमेशा डोनेट करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लीजिए, एटॉमिक नंबर 12 देखिए 283 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 13 एल्यूमिनियम का देखिए 283, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। समझ रहे? जब ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? डोनेट। तो जब ये डोनेट कर देता है थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन पे आ जाइए। जैसे मान लीजिए मेटल का कोई रॉड, मैं एल्यूमिनियम का रॉड ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम का रॉड ले। अब एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे ना। मान लीजिए एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम्स होंगे। अब सब एटम क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए एल्यूमिनियम का 33, ये 3 सब इलेक्ट्रॉन 3 निकालते हैं, हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए चले 3 इलेक्ट्रॉन निकाल। और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर ही घूमना शुरू कर दिया, घूम रहा है, आसान निकल गया, सबसे निकल गया 3 सब में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो समझिए बात को। सबसे इलेक्ट्रॉन 3 निकल गया। अब देखिए सबसे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके मतलब तो समझिए सब नेगेटिव चार्ज निकला है, सब नेगेटिव चार्ज निकल रहा है। तो आपको एक चीज तो पता जरूर है, लाइट चार्ज में रिपल्सन है और अनलाइट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो जैसे ही सभी चार्ज निकल गया, सब सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपस में रिपल्सन हुआ। रिपल्सन होने के कारण क्या हुआ कि जितने भी चार्ज निकला है सभी क्या हुआ है कि जिधर तिधर आपको रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसके चलते इसमें क्या कर रहा है? जिग-जैग मूवमेंट कर रहा है, जिग-जैग मूवमेंट हो रहा है। और जिग-जैग मूवमेंट होने के दौरान उसी कुछ न कुछ अपनी वेलोसिटी रही हो, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रहा है। उसी वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये 1, 2, 3 जो लास्ट में ऑर्बिट था वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? फ्री हो गया। उसको बोला भाई यहाँ से तुम्हारे चलते हमको डिस्टर्ब हो रहा है, कोई अटैक हमको कर रहा है, क्योंकि तुम ही है। ये 1 नहीं जाता, ये 2 नहीं और 3 नहीं जाता, तो इसको कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि इनर गैस की तरह बन जाता। तो मेटल क्या करता है? इसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है कि तुम हटो यार, तुम्हारे चलते ही दिक्कत हो रहा है। तो जिसके चलते इसको हटा दिया जाता है, और जब ये निकल जाता है इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाता है क्या? स्टेबल।
निकाल देता है। और वो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वही क्या करता है, रेंडमली घूमने लगता है जहाँ पे, और रेंडमली जब घूमने लगता है तो उसी का नाम हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, क्योंकि जुड़ जाओ यार, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम फ्री। और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके चलते आपस में क्या हो जाता है, एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, और इस रिपल्सिव फोर्स के चलते उसका डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जैसे कि जिग जैग कर रहा है, आपस में रिपल्सिव कर रहा है, रिपल्सिव करके ऐसा नहीं होगा कि फ्लो करने लगेगा इसमें करंट आ जाएगा, नहीं। अब मेटल का रॉड को कहीं पे देखते हैं रखा हुआ, उसमें करंट ऑब्वियसली नहीं आता है, लेकिन उसमें जो जिग जैग मूवमेंट होता रहता है वो इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही होते रहता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन जैसे इसको कोई बैटरी से या किसी सेल से हम जोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं आगे बात करूँगा इसके बारे में। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्या डिफरेंस समझिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, तो यहाँ वाला जो टर्मिनल है वो राजा के साथ जुड़ गया, क्योंकि पॉजिटिव तो राजा होता है, ये यहाँ वाला जो टर्मिनल है वो राजा के साथ जुड़ गया, और ये नेगेटिव क्या है, ये भिखारी के साथ जुड़ गया। तो पहले जो एक रॉड था वो रॉड में कोई राजा कोई भिखारी नहीं था, सब पार्टिकल्स बराबर थे। लेकिन जैसे ही बैटरी को हमने लगाया तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, तो एक राजा बन गया, दूसरा भिखारी बन गया। क्लियर है। और जैसे ये आपने यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ये रिच हो गया तो ये बहुत बड़ा पुअर हो गया, ठीक है। या ये मान लीजिए कि ये डोनर हो गया तो सॉरी यदि इसको पॉजिटिव मान लिए तो इसको क्या माने, नेगेटिव। यदि ये डोनर है तो ये क्या है, एक्सेप्टर हो गया। लेट इमेजिन, हाँ, मतलब बहुत बड़ा मतलब दोनों के बीच में अपोजिट है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे करके फ्लो करना शुरू करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव तो नेगेटिव के पास जाएगा नहीं, तो चार्ज देगा कि पॉजिटिव से उसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ऐसे फ्लो करेगा, इस तक से इधर आ जाएगा, तक से इधर आ जाएगा। कौन आएगा इधर से, इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा उसके अपोजिट चलने लगता है करंट। क्या हो जाता है, करंट। और इसीलिए मेटल जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने के चलते ही मेटल हमारा क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल सर क्यों नहीं होता है, तो नॉन मेटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझिए बातों को। क्योंकि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 6 और 7। मैं इमेजिन मैं करता हूँ किसी का एटॉमिक नंबर 50 लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 50 लेता हूँ, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 5। इसमें दो ऑप्शन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन को या तो हटा दे या 3 इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्सेप्ट कर ले। 5 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा तो भी स्टेबल, या 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले देगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो भी स्टेबल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में 5 रुपया दे के अमीर हो सकता है या 3 रुपये जिससे मांग के अमीर हो सकता है। आई थिंक नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन लेना ही बेटर समझता है, ठीक है। तो ये 3 क्या करेगा, गेन करेगा। तो देने की तो यहाँ बात है ही नहीं, यानी यहाँ तो भगाने की बात ही नहीं करता। तो कोई भी नॉन मेटल का यदि हम वायर ले लें, मान लीजिए नॉन मेटल का वायर बना लें या कोई नॉन मेटल ले लें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होगा उसका एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कभी बाहर निकालता ही नहीं। होता नहीं, तुम मत जाओ, तुम्हारे चलते गड़बड़ हो जाए, मुझे किसी को लाना है तो हमेशा वो एक्सेप्ट करने में चक्कर में पड़ता है, तो वो निकालता ही नहीं। और जब वो निकालेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा, और जब वो फ्लो नहीं करेगा तो करंट पास ही नहीं करेगा। क्लियर है बात। इसीलिए नॉन मेटल क्या होता है, हम लोग का बैड कंडक्टर होता है। आज की क्लास में हम लोग इतना बात किए, उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। आज की क्लास में हम लोग बात की कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। उसमें बताएं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हो सकता है, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज जनरेट हो सकता है इज इक्वल टू Q इक्वल टू N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। उसके बाद बात किए कि ठीक है, चार्ज तो मेटल के रॉड में भी जनरेट होता है, मेटल पे भी जनरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल में भी हो सकता है, नॉन मेटल में भी हो सकता है ना। तो फिर मेटल कंडक्टर हो जाता है और नॉन मेटल डायरेक्ट कंडक्टर हो जाता है, ऐसा क्यों।
में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होने से जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो वो फ्लो कर जाएगा, जिसके चलते क्या हो जाता है, करंट पास कर जाता है। नैनो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है तो वो चार्ज को फ्लो नहीं कर पाएगा, और चार्ज को फ्लो नहीं कर पाएगा तो उससे करंट पास नहीं होगा। इसलिए मेटल जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, हमारा बैड कंडक्टर होता है। चलिए, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।